जय हिंद दोस्तों। 23 दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। तो पहली बार वीमेंस अंडर 19 एशिया कप का आयोजन किया गया था, तो पहला एडिशन ही इंडिया ने जीता है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और ये जो वीमेंस अंडर 19 एशिया कप था, यह मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। इसमें किसने किसने हिस्सा लिया था, यानी किन टीमों ने हिस्सा लिया था? बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो बांग्लादेश ने भारत को हराकर पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। महिला T20 क्रिकेट में भारत की ऋचा घोष ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 18 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं नेट सीवर ब्रंट, तो उन्होंने 96 गेंदों में टेस्ट में शतक लगाया है और यह महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज शतक है, इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों, अभी हाल ही में अफगानिस्तान ए की टीम ने इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं अभी हाल ही में? सौरभ गांगुली। रविचंद्रन अश्विन ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। देखिए दोस्तों, IPL 2025 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, ये जीता है किसने? न्यूजीलैंड ने। और जो 2024 में पुरुष T20 विश्व कप हुआ था, ये किसने जीता था? इंडिया ने। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको हर महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे, आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएगी करेंट अफेयर्स की और जीके की। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा इसका कुवैत। तो कुवैत देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है पीएम मोदी को, और इस सम्मान का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो पीएम मोदी जी कुवैत की यात्रा पर हैं, तो वहां पर उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा के द्वारा प्रदान किया गया है पीएम मोदी को। यहाँ पर आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। पीएम मोदी को अब तक 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों, पीएम मोदी को यह जो सम्मान दिया गया है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया है, यह कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। अब हम डिस्कस करेंगे पीएम मोदी को हाल ही में प्रदान किए गए कुछ सम्मान। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका में उन्हें विश्व शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। गुआना के द्वारा द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। डोमिनिका देश के द्वारा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। नाइजीरिया देश के द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया गया है। रसिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान दिया गया है। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो दिया गया है। फ्रांस के द्वारा दोस्तों ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। और इजिप्ट के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। तो राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई है। और दोस्तों, इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स बढ़ाने पर सहमति बनी है। तो ये टैक्स 12% से बढ़ा करके 18% किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी कम नहीं होगा, इस बात का भी फैसला लिया गया है। बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। दोस्तों, जो जीएसटी काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं।
इसके कुल सदस्य कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिसमें से 2 सदस्य केंद्र से और 31 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल होते हैं। जीएसटी की बात करें तो इसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स या शॉर्ट में इसे जीएसटी बोला जाता है। तो जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। भारत का जीएसटी जो है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। इसलिए भारत में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी को लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? असम। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। अच्छा दोस्तों, जीएसटी काउंसिल का गठन कब हुआ था? सितंबर 2016 में। जीएसटी 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, यानी जीएसटी के लिए जो बिल लाया गया था वो 122वां संशोधन बिल था। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? 8 सितंबर 2016 को। दोस्तों, जीएसटी में 5 प्रकार की दरें होती हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के बारे में आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मदन बी लोकुर। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने जस्टिस मदन बी लोकुर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब ये जो इंटरनल जस्टिस काउंसिल है, इसकी स्थापना यूएन असेंबली ने की थी। तो संयुक्त राष्ट्र के जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इंटरनल जस्टिस काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति यूएन सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो राम मोहन राव अमारा एसबीआई के नए एमडी बने हैं। भावेश जैन को ट्रांस यूनियन सिविल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने मनीष जैन को यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और मिखाइल कैबिलसविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव नियुक्त किए गए हैं। मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और जॉन महामा घाना के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने एक नई योजना की घोषणा की है, उसका नाम है अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। तो इस योजना के तहत दिल्ली सरकार के दलित परिवार के बच्चों की विदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जाएगी और आने जाने का खर्च भी सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। 12 दिसंबर को अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। संकल्प पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में। वृंदावन ग्राम योजना एमपी में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। चलिए कुछ योजनाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं, जैसे संकल्प पहल हिमाचल प्रदेश में, वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में, सुभद्रा योजना की शुरुआत ओडिशा राज्य में की गई है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये अभी हाल ही में दिल्ली में शुरू की गई है। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना में और विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह कुवैत में आयोजित किया गया है। दोस्तों, कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए हला मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 21 से 23 दिसंबर तक कुवैत की यात्रा पर गए हैं और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में यानी भारत और कुवैत के बीच में डिफेंस, व्यापार और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी और कई समझौते भी हो सकते हैं। तो यह यात्रा 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। इससे पहले 1981 में प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने कुवैत की यात्रा की थी। उसके बाद से कोई भी प्राइम मिनिस्टर कुवैत नहीं गया था। कुवैत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुवैत एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है सऊदी अरेबिया, ये है इराक, ये है ईरान और यहाँ पर एक छोटा सा देश है कुवैत। ठीक है, तो ये पर्सियन गल्फ है, यहीं पर स्थित है कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी।
और यहाँ के अमीर हैं मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। प्रधानमंत्री हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। करेंसी है कुवैती दीनार। अभी हाल ही में कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना है? आंसर हो जाएगा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करें क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट को जारी किया गया था वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। तो आपसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में जो कुल फॉरेस्ट है वो कितना है, कितने एरिया में है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में, जो कि भारत के कुल एरिया का 25.7% है। तो इस प्रकार के फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फॉरेस्ट है, तो वो है 25.7% क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन कौन है, तो सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में और फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र। पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया है, तो दोस्तों 21 दिसंबर को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस या वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया है। 2024 की थीम जरूर आप याद रखिएगा, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव, यानी कि इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। ठीक है, आपको याद रखना है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने के लिए प्रस्ताव किसने दिया था, ये इंडिया ने दिया था और इंडिया के प्रस्ताव पर ही इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। और आपको याद रखना है कि 21 जून को जो विश्व योग दिवस मनाया जाता है वो भी भारत के प्रस्ताव पर ही मनाया जाता है। दिसंबर माह के अब तक के मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, नागालैंड राज्य दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और डॉक्टर BR अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस, भारतीय नौसेना का पनडुब्बी दिवस और भारतीय सेना का सेवा कोर दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया गया है और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी मनाया गया है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा, दमन और द्वीप मुक्ति दिवस मनाया गया है और 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे दिवस आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। तो जब ये संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएगा तो यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। तो इसी के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। दोस्तों ये जो संग्रहालय बनाया जा रहा है यह जहां हमारा संसद भवन है उसी के आसपास बनाया जा रहा है। तो जो अभी जो नया संसद भवन बना है इसका निर्माण हुआ है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये युग युगीन भारत संग्रहालय। तो इसमें भारत की विरासत को दिखाया जाएगा। दोस्तों ये जो संग्रहालय होगा वो 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला होगा।
इस प्रकार से यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने वाला है। भारत के कुछ प्रमुख म्यूजियम डिस्कस करते हैं, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है मुंबई में, सरकारी संग्रहालय है चेन्नई में, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है दिल्ली में, कैलिगो संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल है अहमदाबाद में, नेपियर संग्रहालय है तिरुवनंतपुरम में, और भारतीय संग्रहालय है कोलकाता में, और छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है मुंबई में। तो ये सारे म्यूजियम आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं पीपी चौधरी। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोकसभा सचिवालय ने एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई है, यानी जेपीसी बनाई है। जेपीसी को हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ लोकसभा के मेंबर होंगे, कुछ राज्यसभा के मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी। और ये जो जेपीसी गठित की गई है, इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 39। इस बात को भी आप जरूर नोट करें। तो वन नेशन वन इलेक्शन से मतलब ये है कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव ये साथ में किए जाएंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो समिति बनाई गई थी, जिसने इस पर विस्तार से चर्चा की है, उसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारत का कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व सीएम थे जिनका निधन हो गया है? हरियाणा। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, यह किस राज्य में है? गुजरात। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है? पंडित स्वपन चौधरी को। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक किस देश में आयोजित की गई है? मिस्र में। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कितने घंटे स्पेस वॉक करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 9 घंटे। किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो कि ओडिशा राज्य में है। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है या मनाया जा रहा है? 19 से 24 दिसंबर तक। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे। तो 100वां संविधान संशोधन में भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण हुआ था, जो कि 2015 में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसमें जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर की शुरुआत हुई थी। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें SC ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया था। और 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, जिसमें राज्यों की OBC पहचान शक्ति बहाल की गई थी। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब हम दोस्तों नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अब कोई बहाना नहीं अभियान कहां से शुरू किया गया है? नई दिल्ली से। अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी CBG संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला कहां स्थापित की गई है? ग्वालियर में। रीसांग देवा महोत्सव किस देश में मनाया गया है? इंडोनेशिया में। इटली में ATP चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता है? एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की जोड़ी ने। डेविस कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? इटली ने। यामांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे। भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इंडस इंड बैंक ने। 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम ने। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये गगन गिल को प्रदान किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर गगन गिल बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
यहाँ पर आपको दोस्तों टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर आपको जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।